हेलो एवरीवन, वेलकम टू संस्कृत जिज्ञासा। मित्रों, हमने अभी तक यूजीसी नेट कोड 25 के लिए दिसंबर 2020 और जून 2021 में पूछे गए प्रश्नों में से 40 प्रश्नों का अध्ययन किया है। आज के इस भाग में हम अगले 10 प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो पहला प्रश्न है, संस्कृत व्याकरणानुसारम भवति इत्यस्य का संज्ञा भवति। तो इसकी होती है पद संज्ञा कौन से सूत्र से? सुप्तिंग गंतम पदम सूत्र से, जो कहता है सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा हो। सुबंत कहा जाता है सुप हो अंत में जिसके, सुप यानी कि सु औ जस इत्यादि 21 प्रत्यय जिनके अंत में हो उनकी पद संज्ञा होती है। जैसे कि राम है तो इसमें सु प्रत्यय हुआ है, उसी तरह सु औ जस इत्यादि 21 प्रत्यय हैं। उसी तरह 18 तिंगंत प्रत्यय हैं, तिंग प्रत्यय है, जिसमें से 9 आत्मनिपदी के हैं और 9 ही परस्मैपदी के। तिप तस्जी सिप थस्थ ये परस्मैपदी के हैं और त आताम झ थास आथाम ध्वम इत्यादि जो है यह आत्मनिपदी के प्रत्यय हैं। जैसे कि भवती है तो इसमें भू धातु से तिप प्रत्यय हुआ है, तो इसकी पद संज्ञा हो जाती है क्योंकि इसमें तिप प्रत्यय हुआ है। तो अक्सर हम हिंदी भाषा में देखते हैं पद और शब्द को समान अर्थ में प्रयोग कर देते हैं, परंतु संस्कृत में पद और शब्द दोनों ही अलग अलग अर्थों में प्रयोग होते हैं। शब्द को कहा जाता है प्रातिपदिक, अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम यानी कि अर्थ से जो भिन्न हो या इसमें कोई भी प्रत्यय ना हुआ हो। कैसा प्रत्यय? तिप और सुप प्रत्यय जिसके अंत में ना हुआ हो उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। जैसे कि राम, तो इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं हुआ है, सुप प्रत्यय नहीं हुआ है, इसलिए इसको प्रातिपदिक या शब्द कहेंगे। परंतु जब इसमें सु प्रत्यय हो जाता है तो इसको हम पद कहेंगे। उसी तरह भू को क्या कहा जाता है? धातु कहा जाएगा या प्रकृति कहा जाएगा। तिप प्रत्यय लगने के बाद जब इसका भवती रूप बन जाएगा तो इसको हम पद संज्ञा के अंदर ले लेते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। इसमें समझने वाली बात यह है कि शब्द कहा जाता है प्रातिपदिक को जो अर्थ से भिन्न है और जिसमें कोई प्रत्यय ना हुआ हो, और पद कहा जाता है सुप और तिप प्रत्यय लगने के बाद जो हमारे सामने रूप प्रस्तुत होता है उसको पद की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है, सर विलियम जोन्स महोदय ब्राह्मी लिपे उत्पत्ति मन्यते। तो लिपि किसे कहा जाता है? तो ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम लिपि कहते हैं। जैसे कि क, यह कंठ से निकली हुई ध्वनि का जो हमारे सामने चिन्ह है वह इस तरह का हमारी लिपि में ब्राह्मी जो देवनागरी लिपि है उसमें प्रस्तुत होता है। उसी तरह ख है या ग है या अ है, इन सभी की जो चिन्ह है या इन ध्वनियों का जो चिन्ह है वह इस प्रकार का होता है। इन्हें हम लिपि की संज्ञा देते हैं। और ब्राह्मी लिपि की बात करें तो इसकी विशेषता रही है कि यह पूर्णतया भारतीय लिपि है जो भारत में ही विकसित हुई है। और इसका पहला उल्लेख मिलता है एरण में सन या इसका यह मिला है, इसका उल्लेख 350 ईसा पूर्व में, और सिक्के के रूप में इसको हमने सबसे पहले प्राप्त किया था। उत्पत्ति की बात करें तो भारतीय विद्वान जो भाषा वैज्ञानिक है और जो पाश्चात्य भाषा वैज्ञानिक है दोनों के अलग अलग मत मिलते हैं। भारतीय विद्वान मानते हैं कि इसका पूरा विकास जो क्रम था वह भारत में ही हुआ है, परंतु जो पाश्चात्य विद्वान है वह ग्रीकी या जो सैमी है या जो इत्यादि बहुत सारी ग्रीकी इत्यादि लिपियों से ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति मानते हैं। उनमें से सर विलियम जोन्स है, वेबर करके एक आचार्य हुए हैं जिन्होंने वेदकाल निर्धारण भी किया है, टेलर हैं या ब्लूयर आचार्य हैं। इन सभी का मानना है कि जो ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति हुई है वह सेमेटिक या सैमी लिपि से हुई है, जिनका आधार था या जो मुख्य अपना आधार देते हैं सिकंदर का भारत पर आक्रमण जो हुआ था 327 ईसा पूर्व में। और इनका मानना था कि जब भारत में सिकंदर का आक्रमण हुआ था तो जो भारतीय थे वह यूनानियों के संपर्क में आए थे, जिससे ही जो सैमी लिपि थी या सैमी जो भाषा थी, लिपि थी, वह भारत में प्रवेश हुई थी, जिससे ही ब्राह्मी लिपि की व्युत्पत्ति हुई थी या विकास क्रम है वह चला था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, महाभारतस्य मंगल श्लोके कस्य ग्रंथस्य निर्देशो अस्ति। तो महाभारत किसकी रचना है? तो वेदव्यास महर्षि वेदव्यास की रचना है, जिन्हें हम कृष्ण द्वीपे जातः, इस तरह इन्हें हम कृष्ण द्वैपायन भी कहते हैं क्योंकि यमुना नदी के किनारे इनका जन्म माना जाता है। इसके अतिरिक्त इन्हें हम पराशर भी कहते हैं, पराशर भी कहा जाता है क्योंकि पराशर इनके पिता का नाम था और इनका ग्रंथ था महाभारत, जिसमें 18 पर्व हैं और
1,00,000 के करीब उसमें पद्य है, जिस कारण से इसको शतसाहस्री संहिता का नाम भी दिया जाता है। और बात करें इसके मंगलाचरण की तो नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जयमुदीरयेत। तो जयमुदीरयेत का शब्द यहाँ पर प्रस्तुत हुआ है, जिस कारण से इसमें इस ग्रंथ से निर्देश मिलता है। तो जय ग्रंथ का जो निर्देश हमें इसके मंगलाचरण में या मंगल श्लोक में प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है शतपथ ब्राह्मणस्य प्रथम कांडस्य विषयौकौ। तो यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग हुआ है, जिससे कोई दो हमें इनमें से विकल्पों को चुनकर यहाँ इसके उत्तर को हमने फिल करना है। तो शतपथ ब्राह्मण की बात करें तो शुक्ल यजुर्वेद की माध्यंदिनीय, या जिसे हम वाजसनेयी संहिता के नाम से भी जानते हैं, और दूसरी जो शुक्ल यजुर्वेद की शाखा है वह काणव शाखा, काणव और माध्यंदिनीय, यह दो शाखाएं हैं किसकी, शुक्ल यजुर्वेद की। दोनों का ही जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह शतपथ ब्राह्मण है, जिसके विभाजन की बात करें तो इसमें 14 कांड और 100 अध्याय, 68 प्रपाठक और 7,624 इसमें कंडिकाएं हैं। और बात करें इसके पहले कांड की तो पहले कांड में जो मुख्य विवरण मिलता है वह मिलता है दर्श पौर्णमास का या अग्निहोत्र का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सिलेक्ट होता है। कुछ अंश मिलता है पिंड पितृ यज्ञ का। तो ए और डी इसका सही विकल्प होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है केन सह कस्य संबंधः। तो दो तालिकाएं हैं जिनका मिलान करके उत्तर यहाँ पर हमें फिल करना है। और यह प्रश्न पूछा गया है विश्व की भाषाओं से, यानी कि भाषा परिवार से। तो भाषाओं को जो वर्गीकरण होता है वह दो भागों में होता है, परिवार मूलक और आकृति मूलक। और यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है वह सारे के सारे ही आकृति मूलक परिवार जो भाषा है उससे पूछा गया है। तो मुख्य रूप से जो आकृति मूलक जो हमारा वर्गीकरण था वह त्याज्य माना जाता है, क्योंकि इसका जो विभाजन है उसका आधार बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। इसीलिए हमारे जितने भी भाषा वैज्ञानिक हैं वह आकृति मूलक वर्गीकरण का हमेशा त्याग करते हैं, परिवार मूलक को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो परंतु आकृति मूलक को पढ़ना जरूरी है हमारी परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए देखते हैं, इसको देख के फिर हम इस प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए विवरण मिलता है कपिल देव द्विवेदी की पुस्तक में, जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे पद्यों से इसको समझाने का प्रयत्न किया है। तो उन्होंने ट्रिक दी थी परिवाराकृतिर्भिन्नाः विश्वभाषा द्विधा मताः द्विधा चाकृतिर्मूलाः ते याताः योगा योग प्रभेदतः योगो भेद एकस्तु त्रिधा योगात्मको मथा श्लिष्टाश्लिष्ट प्रश्लिष्टाश्च प्रकृति प्रत्ययात्मकाः। तो इन्होंने विश्व भाषा द्विधा मताः यानी कि विश्व की भाषाओं को दो भागों में विभाजित किया है, परिवार मूलक और आकृति मूलक। और द्विधा चाकृति मूला तो मुख्य बात इसमें किसकी हुई है, आकृति मूलक की। तो आकृति मूलक को इन्होंने दो भागों में विभाजित किया है, योगात्मक और अयोगात्मक। दो भागों में विभाजित किया है किसको, आकृति मूलक को। और बात करें आकृति मूलक के दो भागों की तो पहले कहते हैं अयोगो भेद एकस्तु। जो अयोग है वह क्या है, उसका एक ही भेद है अयोग। और त्रिधा योगात्मको मतः, और जो योगात्मक है वह तीन प्रकार की मानी है। कौन कौन सा प्रकार है, श्लिष्ट, अश्लिष्ट और प्रश्लिष्ट। प्रकृति प्रत्ययात्मकाः। तो अयोग किसे कहा जाएगा, जिसमें प्रकृति और जो प्रत्यय है उसका अच्छे से विभाजन ना हो या दोनों का विच्छेद अच्छे से ना हो सके, प्रकृति और प्रत्यय का उसमें कोई भी उल्लेख ना मिले। और योग उसे कहा जाएगा जिसमें प्रकृति और प्रत्यय का संयोग हो, उसमें उसका पता चलेगी कौन सी प्रकृति है और कौन सा प्रत्यय है। प्रकृति आपको पता है कि जो मूल है उसको प्रकृति कहते हैं, जिसकी भू मूल है, और प्रत्यय क्या है, तिप, तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। आकृति मूलक का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसके दो भेदों का हमने अध्ययन करना है। तो आकृति मूलक में दो भाग दिए थे, कौन कौन से, अयोगात्मक और योगात्मक। अयोगात्मक की मूल भाषा कौन सी है, चीनी और तिब्बती। इसमें योग का अच्छे से इसमें विभाजन नहीं होता है, इसलिए इसे अयोगात्मक भाषा कहते हैं, जिसका एक भेद है अयोगात्मक, और इसमें दो भाषाएं आती है, चीनी और तिब्बती। परंतु एक प्रोफेसर हमारे भाषा वैज्ञानिक हुए हैं, कौन से, प्रोफेसर देवेंद्र नाथ शर्मा, जिसने अयोगात्मक आकृति मूलक परिवार को भाषा का वर्गीकरण भी तीन भागों में उन्होंने किया है। कौन कौन से, तो इसमें इन्होंने पहला दिया था स्थान प्रधान, और दूसरा था निपात प्रधान, और तीसरा था स्वर प्रधान। जिसमें वो स्थान प्रधान में कौन सी भाषा आती है,
अयोगात्मक में तो इसमें आ जाती है सूडानी भाषा, और निपात में आती है वर्मी भाषा, और स्वर में आती है अनामी भाषा। तो अयोगात्मक को 3 भेदों में किसने विभाजित किया है? प्रोफेसर देवेंद्रनाथ शर्मा ने। और अन्य जो हमारे आचार्य हैं वह इसका एक ही भेद में मानते हैं अयोगात्मक, जिसके मूल में है चीनी या तिब्बती भाषा। और इसको याद करने का क्या फॉर्मेट है, तो इसको याद कर सकते हैं हम सु व नामी। सु से सुडानी, व से वर्मी और अनामी इसका अंतिम होगा। स्थान, निपात और स्वर प्रधान 3 प्रकार से अयोगात्मक आकृति मूलक का विभाजन प्रोफेसर देवेंद्रनाथ शर्मा ने किया है। और योगात्मक की बात करें तो इसके 3 भेद हैं, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट। अश्लिष्ट के 4 भाग होते हैं, पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत्य योगात्मक और पूर्वांत योगात्मक। 4 भाग होते हैं अश्लिष्ट के, पूर्व योगात्मक अश्लिष्ट आकृति मूलक, और मध्य योगात्मक अश्लिष्ट योगात्मक। इसी तरह इसके 4 भाग आप कर सकते हैं। उसमें कौन कौन सी भाषा आती है? तो पूर्व योगात्मक अश्लिष्ट योगात्मक में आती है काफिर, और मध्य योगात्मक में आती है संथाली, और अंत योगात्मक में आती है तुर्की, और पूर्वांत योगात्मक में आती है मफोर भाषा। इसको याद करने का फॉर्मेट क्या है? कास्तुम, कास्तुम से हम इसको याद रख सकते हैं। का से आ जाता है काफिर, स से आता है संथाली, तू से आता है तुर्की, और माँ से आ जाता है मफोर। तो यह क्या था? अश्लिष्ट योगात्मक की भाषाएं। इसको 4 भाग में विभाजित किया है। उसी तरह श्लिष्ट की बात करें तो इसको 2 भागों में, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अंतर्मुखी में आती है संयोगात्मक और वियोगात्मक, 2 भेदों से हो जाती है श्लिष्ट योगात्मक भाषा, जिसमें संयोगात्मक में आती है अरबी और उसका वियोगात्मक विरूप है हिब्रू। उसी तरह बहिर्मुखी में आ जाती है संयोगात्मक में संस्कृत और वियोगात्मक में हिंदी। और प्रश्लिष्ट की बात करें तो यह 2 भागों में विभक्त है, पूर्ण प्रश्लिष्ट योगात्मक और आंशिक प्रश्लिष्ट योगात्मक, जिसमें पूर्ण में आ जाती है चेरोफी और आंशिक प्रश्लिष्ट में आ जाती है बास्क भाषा। तो इस तरह इसका विभाजन हमारे भाषा परिवार में होता है, या भाषा वर्गीकरण में इसका विभाजन होता है। कौन कौन सा भेद है? तो आकृति और परिवार मूलक, और जिसमें आकृति मूलक को 2 भागों में विभाजित किया है, अयोगात्मक और योगात्मक, और उसमें भी योगात्मक को 3 भागों में विभाजित किया है, और जिसमें अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट 3 भेद हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं, और उसके प्रभेद भी हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। तो चलिए प्रश्न पर आते हैं। तो इसमें पूछा गया है संस्कृत, जिसको हमने पढ़ा था बहिर्मुखी, किसमें? श्लिष्ट योगात्मक बहिर्मुखी की यह भाषा है। तो इसमें आपका पहले का हो जाता है 4, और फिर है हिंदी। तो हिंदी भी बहिर्मुखी का ही, यानी कि जो श्लिष्ट योगात्मक है उसका ही वियोगात्मक रूप है, तो इसमें हो जाता है बहिर्मुखी का। तो इसका हो जाता है पहला। तिब्बती है अयोगात्मक, हमने पढ़ा था, तो इसका हो जाता है 3। और संथाली किस में आती है? तो यह आ जाती है अश्लिष्ट मध्य योगात्मक में, तो इसका हो जाता है 2, यानी कि 4 1 3 2। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एतद नाटकद्वयं महाकवि भवभूति विरचितम नास्ति। तो भवभूति का समय काल 650 ईसा पूर्व में ईसा में माना जाता है। इसके अतिरिक्त यह किसके राज्य में आश्रित थे? तो यह थे, एक राजा थे जिनका नाम था यशोवर्मा। यशोवर्मा या यशोवर्मन की राज्य में यह आसीन थे। इसके अतिरिक्त बात करें इनके ग्रंथों की, तो इनके 3 ग्रंथ हैं, जो तीनों ही नाट्य ग्रंथ हैं। कौन कौन से? उत्तरामचरितम, जो हमारे नेट के सिलेबस में भी लगा है कोड 25 के लिए, और मालती माधवम, और तीसरा है महावीर चरितम। तो इनमें से 2 हमारे पास नास्ति का यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो विक्रमोर्वशीयम नाट्य ग्रंथ है किसका? कालिदास का, इसमें 5 अंक हैं। और मृच्छकटिकम प्रकरण ग्रंथ है किसका? शूद्रक का। तो हमारे पास ए और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केन सह कस्य संबंधः। तो यहाँ पर उनके देवता पूछे गए हैं, या किससे किसकी उत्पत्ति हुई है, और कौन किसका ऋषि है। इस तरह इनका मिलान करके उत्तर यहाँ पर फिल करने हैं। तो ऋग्वेद, तो इसके विषय में मिलता है, अग्नि वायु रविभ्यस्तु उत्तरम ब्रह्म सनातनम। मनुस्मृति में कहा गया है अग्नि से उत्पत्ति हुई है ऋग्वेद की। तो पहले का हो जाता है 3। यजुर्वेद की उत्पत्ति हुई है वायु से, तो इसका माना जाएगा, बी का माना जाएगा 4। उस तरह सामवेद की उत्पत्ति रविभ्यस्तु यानी कि आदित्य से, तो इसका पहला।
और अथर्ववेद के ऋषि प्रमुख वैसे तो सुमंतु है, परंतु अथर्वा, अंगिरस इत्यादि किसके मुख्य और अन्य आचार्य माने गए हैं। तो इसका हो जाएगा दूसरा, यानी कि 3, 4, 1, 2। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है ब्राह्मण ग्रंथेषु वर्णनम नोपलभ्यते। तो हमारे वैदिक वाङ्मय को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सा? मंत्र ब्राह्मण और वेद नामधेयम आपस्तंभ सूत्र में कहा गया है कि मंत्र और ब्राह्मण को वेद कहा जाएगा। मंत्र यानी कि संहिताएं और ब्राह्मण यानी कि ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथ। तो ब्राह्मण के मुख्य विषय कौन कौन से हैं? 10 मुख्य विषय हैं। हेतु निर्वचनम, निंदा, प्रशंसा, संशयो विधि, परक क्रिया पुराकल्पो, व्यवधारण कल्पना, उपमानम दशयति तु विधयो ब्राह्मणस्य तु। यह 10 विषय माने गए हैं ब्राह्मण के। हेतु, निर्वचन, निंदा, प्रशंसा, संशय, विधि, परक्रिया, पुराकल्प, व्यवधारण कल्पना, उपमान, यह 10 विषय ब्राह्मण के माने गए हैं। और ब्राह्मणों में क्या उपलब्ध नहीं होता है? तो इनमें से आत्मन यानी कि आत्मा का ज्ञान प्रस्तुत होता है, सही है। त्रयाणाम लोकानाम ज्ञानम, तो यह भी बिल्कुल सही है। 3 लोक यानी कि द्युलोक और पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, पुनर्जन्म का सिद्धांत या कर्म का सिद्धांत उसमें प्राप्त होता है, यह भी बिल्कुल सही है। मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है? यज्ञ इसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय है ब्राह्मण ग्रंथ का। और परमाणु अस्त्रस्य ज्ञानम, तो यह गलत है। परमाणु अस्त्र का ज्ञान जो है ब्राह्मण ग्रंथों में नहीं होता है। अगला प्रश्न है हर्षचरितम इत्यस्य रचना वर्तते। तो यह रचना है बाणभट्ट की। बाणभट्ट के मुख्य 5 ग्रंथ हैं। कौन कौन से? हर्षचरितम जो एक आख्यायिका है, जिसमें कितने उच्छ्वास हैं? तो इसमें 8 उच्छ्वासों में इसको विभाजित किया गया है। तो इसके अतिरिक्त इनकी कादंबरी एक रचना है, जो कथा है, कादंबरी है। पार्वती परिणय है जो एक नाट्य ग्रंथ है। और मुकुट ताड़ितम एक नाट्य ग्रंथ है। और एक स्तोत्र काव्य इन्होंने लिखा था, चंडी शतकम। 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बाणभट्ट का समयकाल रहा है, जिस पर मैं हमेशा चर्चा करता भी हूँ। और यह किसके राज्य में आश्रित थे? तो यह हर्षवर्धन एक राजा हुआ है, उसकी सभा में यह आश्रित थे, जिन पर ही इन्होंने हर्षचरितम नामक ग्रंथ की रचना की थी। बहुत ही अच्छे मित्र थे बाणभट्ट के। यदि आपने इनका आपने पढ़ा है, इनकी बायोपिक यदि आपने पढ़ी है, तो उसमें आपको ज्ञात होगा कि हर्षचरितम में जो मुख्य प्रतिपाद्य था हर्षवर्धन, वह इनका अच्छा मित्र था और अच्छे उनके साथ इनके परिवार के संबंध थे। अगला प्रश्न है केन सह कस्य संबंधः। तो 2 तालिकाएं हैं जिनका मिलान करना है। और इसमें प्रश्न पूछा गया है हमारे 18 पुराणों में कौन कौन से हैं? माँ द्वयम भः द्वयम चैव। तो यह आपने पढ़ा भी होगा। तो इसमें प्रश्न पूछा गया है किसमें कौन वर्णित विषय है, कौन सा देव किस पुराण का वर्णित विषय रहा है। तो सबसे पहला है शैव। शैव किसको माना गया है इनमें से? तो शैव माना गया है मार्कंडेय पुराण में शैव का वर्णन मिलता है, यानी कि पहले का हो जाता है 3। मार्कंडेय पुराण की बात करें तो इसमें 138 के करीब अध्याय हैं और 7000 के करीब इसमें पद्य हैं। दूसरा है वैष्णव। तो वैष्णव है गरुड़ पुराण। तो इसका हो जाता है, तो पहले का हो जाता है 3 और दूसरे का हो जाता है 4। और गरुड़ पुराण की बात करें तो उसमें 18,000 के करीब पद्य हैं, 2 भागों में विभाजित है। इसका तो 2 भागों में विभाजित किया गया है। और अगला है ब्रह्म। तो ब्रह्म है इनमें से, पद्म पुराण में ब्रह्म पुराण भी कहा जाता है, तो इसका हो जाएगा दूसरा। और पद्म पुराण की बात करें तो इसमें 48,000 के करीब इसमें पद्य हैं और इसमें अध्यायों की संख्या है 641। और आग्नेय यानी कि यह अग्नि पुराण है, तो इसको अग्नि पुराण को विश्वकोश ग्रंथ भी कहा जाता है, यह जरूर याद रखें। कुछ लोगों का मानना है कि जो हमारे काव्य का आरंभ हुआ था वह अग्नि पुराण से ही हुआ था, कुछ हमारे आचार्य ऐसा मानते हैं। इसका हो जाएगा पहला। और अग्नि पुराण की बात करें तो अग्नि पुराण में अध्याय हैं 383 और उसमें पद्यों की संख्या है 11,000 या 11,500। तो इसका हो जाता है 3, 4, 2, 1। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कैसी लगी है वीडियो, शेयर करें मित्रों के साथ।
चैनल इंपॉर्टेंट हो उसको सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।